आपके लिए एमएसएन का लेके आया हूँ स्टूडेंट्स, और उसमें बात करें तो आज का टॉपिक होने वाला है फिस्टुला। जी हाँ, फिस्टुला के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हम इसको देखते हैं कि फिस्टुला होता क्या है। तो फिस्टुला के लिए हम लिखेंगे abnormal पाथवे बन जाना। कोई भी अबनॉर्मल पाथवे बन जाना, जब नॉर्मल जो पाथवे है आपकी बॉडी में, जैसे आपकी एलिमेंट्री ट्रैक है स्टूडेंट्स, आपकी आहार नाल है, वो जैसे जैसे जा रही है, उसके अलावा उसमें कोई भी एक ऐसा विकार के अकॉर्डिंग कोई भी अबनॉर्मल एक रास्ता बन जाए, अबनॉर्मल वे बन जाए या पाथवे बन जाए, उसी को फिस्टुला कहते हैं। अब देखें तो फिस्टुला कहाँ कहाँ बन सकता है स्टूडेंट्स। तो फिस्टुला आपकी बॉडी में किसी भी आपके ऑर्गन में बन सकता है। फिस्टुला आपके ऑर्गन्स में बन सकता है स्टूडेंट्स। फिस्टुला आपके ऑर्गन्स में बन सकता है। उसके अलावा फिस्टुला यूरिथ्रा में बन सकता है, यूरिथ्रा में बन सकता है। उसके अलावा देखें तो इंटेस्टाइन में। उसके अलावा बात करें तो एनस या रेक्टम की तरफ भी ये बन सकता है। तो हम यहाँ पे जो फिस्टुला है उसको, बॉडी में फिस्टुला कहीं भी बन सकता है, लेकिन हम यहाँ पे एनल फिस्टुला को डीपली पढ़ेंगे। जो एनल या रेक्टल एरिया की तरफ से जो फिस्टुला बनते हैं उसको हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं कि नेचर के अकॉर्डिंग इन फिस्टुला को 3 पार्ट्स में है वो डिवाइड है, हम कर सकते हैं, जिसको लिख सकते हैं। सबसे पहला है उसको लिख सकते हैं हम स्टूडेंट ब्लाइंड। दूसरा है उसको अगर हम लिखना चाहें तो उसको लिखेंगे, दूसरा है उसको लिखेंगे हम कंप्लीट, और तीसरा है उसको हम लिखेंगे इनकम्प्लीट। थर्ड है उसको हम स्टूडेंट्स लिखेंगे इनकम्प्लीट। जैसे कि नाम से पता लग रहा है स्टूडेंट्स कि ब्लाइंड जिसको हम कह रहे हैं, इसका क्या होता है, वन एंड ओपन एंड सेकंड ब्लाइंड। मतलब इसका एक एंड तो किसी भी स्ट्रक्चर जैसे यूरिथ्रा या फिर एनस या रेक्टम है उससे जुड़ा होता है, और दूसरा एंड है वो ब्लाइंड होता है, वो बंद होता है। ठीक है, अब आता है कंप्लीट। इसमें क्या होते हैं कंप्लीट, जैसे नाम से पता लग रहा है बोथ एंड्स ओपन्ड। इसके दोनों सिरे ए एंड बी कह सकते हैं जिसको, वो सिरे दोनों ओपन होते हैं। एक एंड है वो किसी भी इंटरनल स्ट्रक्चर या ऑर्गन से जुड़ा होता है, और दूसरा है वो आउटर इन्वायरमेंट में आपकी स्किन के आसपास कहीं भी आके, जैसे रेक्टम की बात करें, रेक्टल एरिया में अगर फिस्टुला है तो वो रेक्टल एरिया में आके उसके आसपास खुलता है और वो क्लियरली अपने को दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं कंप्लीट फिस्टुला। थर्ड है इनकम्प्लीट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, वन एंड ओपन्ड होता है, और जो दूसरा एंड है वो क्या होता है, वो इंटरनल क्लोज्ड रहता है, वो अंदर ही क्लोज्ड रहता है। तो इसको इस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं हम स्टूडेंट्स। तो बच्चे इसके बाद हम देखते हैं ईटियोलॉजी और कोजेस के बारे में कि फिस्टुला के ईटियोलॉजी और कोजेस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखें तो इन्फेक्शन अगर हुआ है उस एरिया का तो उसकी वजह से भी फिस्टुला है वो डेवलप हो सकता है। अगर पास्ट में कोई सर्जरी हुई है और उस हीलिंग प्रोसेस के दौरान भी उसमें कुछ डिफेक्ट के अकॉर्डिंग फिस्टुला है वो हो सकता है। एनल एब्सेस अगर कहीं
कभी भी पैदा हुई है उस पेशेंट के, तो उस वजह से भी फिस्टुला हो सकता है, या एनल के आसपास पस फील्ड केविटी भी किसी वजह से अगर हुई है और वो हील हुई है, एंटीबायोटिक्स वगैरह लिए हैं उसके बाद, तो वहाँ भी फिस्टुला है वो बन सकता है। ईटियोलॉजी और कोजेस के बाद हम देखते हैं इसके साइन और सिम्टम के बारे में, कि पेशेंट आपको कुछ फाइंडिंग बताता है कि उसको क्या हो रहा है। तो सबसे पहले पेशेंट को फियर और एंजाइटी होती है, और उसके साथ उसके जब प्राइवेट पार्ट में ये चीज़ें कहीं भी होती हैं तो वो किसी को दूसरे को शेयर नहीं कर पाता है, और उस कंडीशन में उसको फियर और एंजाइटी होती है। उसके साथ पेशेंट है वो डिस्कम्फर्ट अपने आप को फील करता है उस एरिया में। कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसको इन्फ्लामेशन हुआ है तो वहाँ पे टेंडरनेस होती है स्टूडेंट्स, और स्वेलिंग रहती है। टेंडरनेस और स्वेलिंग जहाँ पे प्रेजेंट होगी, मैंने आपको बताया वहाँ पे पेन प्रेजेंट रहता है, तो पेशेंट आपको बताता है कि उसको पेन भी होता है। जब डिफाकेशन की प्रोसेस होती है तो पेन होता है, और वो साथ में बताता है कि जब डिफाकेशन की प्रोसेस होती है, जब वो लेट्रिन पास करता है तो उस टाइम उससे कुछ लिक्विड है वो, जैसे मैंने बताया, अगर वो कंप्लीट टाइप का फिस्टुला है तो उससे क्या होगा कि वो लिक्विड वहाँ से, और बाहर की तरफ जो फिस्टुला जहाँ खुल रहा है एनल एरिया के आसपास, वहाँ पे वो डिस्चार्ज है वो बाहर की तरफ निकलता है, और उसमें स्मेल है वो फील होती है। तो ये पेशेंट आपको हिस्ट्री लेते हैं तो बताता है। तो ये चीज़ें देखी जा सकती हैं, टेंडरनेस होगा, फीवर आएगी, पेशेंट को ईचिंग होगी। ये भी एक देखा जा सकता है कि उस एरिया में बार बार टिश्यू है वो इरिटेशन होगी टिश्यूज़ में, क्योंकि जब वो अब नॉर्मल रास्ता टिश्यू से होकर गुजरता है तो उसमें इरिटेशन होती है, तो वो इरिटेशन या ईचिंग भी पेशेंट को बार बार है वो पेशेंट है करता है। तो ये थी फाइंडिंग्स जो पेशेंट आपको बताता है। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट पॉइंट इसका फिस्टुला का आता है, वो होता है डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन। अब डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है फिस्टुला का। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे मैंने बताया आप हिस्ट्री लोगे पेशेंट की, पेशेंट आपको बताएगा कि एक प्रॉब्लम्स को कितने दिनों से, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो लाल नीले और काले पेन से लगा लेना, बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें पोजीशन कौन सी पेशेंट को दी जाती है। तो स्टूडेंट इसमें लिथोटोमी पोजीशन है वो पेशेंट को दी जाती है, क्योंकि ये रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए काम में ली जाती है। तो लिथोटोमी पोजीशन देंगे, और इसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोटोस्कोप। प्रोटोस्कोप है उसको काम में ले सकते हैं, क्योंकि ये एनल एरिया के जो भी डिसऑर्डर और जो डिजीज कंडीशन होती हैं उनको देखने विजुअलाइज के लिए काम में लिया जाता है। तो अपन प्रोटोस्कोप तैयार रखते हैं, पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन देते हैं, और साथ में हम पेशेंट की प्रोटोस्कोपी वगैरह है करवाते हैं, उसको विजुअलाइजेशन है वो करते हैं, जिससे अपने को पता लगता है कि ये फिस्टुला है वो ओपन एंड है या क्लोज एंड है, या पेशेंट की कंप्लेन के अकॉर्डिंग क्या अभी भी उसमें जब पेशेंट डिफाकेशन करता है उस टाइम में अभी भी उससे डिस्चार्ज आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसको विजुअलाइजेशन करते हैं, अच्छे से इंस्पेक्शन करते हैं, अपन पालपेट करते हैं, तो ये चीज़ें देखते हैं। और उसके साथ में हम देखें तो जैसे हमेशा की तरह रूटीन इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। रूटीन इन्वेस्टिगेशन के साथ में अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि WBC कुछ कंडीशन में बड़ी भी हो सकती है। अगर पेशेंट को इन्फ्लामेशन या टेंडरनेस है तो उसके साथ में हल्का फ्लैक्चुएशन है WBC में आ सकता है। तो ये था आपका डायग्नोस्टिक इवोल्वेशन। इसके बाद आता है मेडिकल मैनेजमेंट। हमेशा की तरह मेडिकल मैनेजमेंट में आप ज़्यादा कुछ नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि इसका भी मेडिकल मैनेजमेंट एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि इसका 100% करेक्शन है फिस्टुला का वो सर्जरी के माध्यम से किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो हम पेन किलर देंगे, और पेन किलर के लिए बताया था डाइक्लोफेनिक सोडियम या ट्रामाडोल दे सकते हैं। उसके बाद में पेशेंट को अगर पेन के साथ में एंजाइटी हो रही है, फियर हो रहा है, तो एंजियोलाइटिक एंटी एंजाइटिक जो ड्रग होती हैं उनको भी दिया जा सकता है। उसके साथ साथ पेशेंट को अगर कुछ WBC में फ्लैक्चुएशन आ रहा है, टेंडरनेस है, तो कुछ एंटीबायोटिक्स भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है वो दी जा सकती है। मेडिकल मैनेजमेंट के बाद आता है स्टूडेंट सर्जिकल मैनेजमेंट। और सर्जिकल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस डिजीज का 100% करेक्शन है वो सर्जरी से ही किया जाता है। तो फिस्टुला के लिए सर्जरी की एक टर्म्स आती है जिसको बोलते हैं फिस्टुलेक्टोमी। टोमी वर्ड जिस
के पीछे, जिस वर्ड के पीछे लगा होता है उसका मतलब होता है सर्जिकल रिमूव कर देना। और फिस्टुला का मतलब हम पढ़ ही रहे हैं, जो फिस्टुला है उसको सर्जिकल रिमूव कर देना ही फिस्टुलेक्टोमी कहलाता है। अब फिस्टुलेक्टोमी की बात की जाए तो इसमें क्या करते हैं प्रोसीजर में, जैसे अभी मैंने बताया कि पेशेंट को सबसे पहले एनेस्थीसिया है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। एनेस्थीसिया प्रोवाइड करने के बाद सेकंड स्टेप में पेशेंट को पोजीशन दी जाती है, और पोजीशन भी कौन सी स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया लिथोटॉमी पोजीशन है वो पेशेंट को दे देते हैं। लिथोटॉमी पोजीशन देने के बाद में पेशेंट को जो फिस्टुला का अबनॉर्मल पाथवे बना हुआ था, जो ट्रैक था, उस ट्रैक को सर्जिकल तरीके से रिमूव कर दिया जाता है पूरे ट्रैक, और इस तरीके से सर्जिकल करेक्शन है फिस्टुला की वो की जाती है। इसके बाद और लास्ट पॉइंट आता है अपना नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पेशेंट को पोस्ट ऑफ अच्छे तरीके से पेशेंट को असेस करते हैं, क्योंकि सेकेंडरी ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो ये एरिया होता है जहाँ से आपने सर्जरी की है फिस्टुला की, एनल फिस्टुला, ये एरिया बहुत ही वेस्कुलर एरिया होता है जिसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ से ब्लीडिंग होने के सेकेंडरी चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उसको असेस करेंगे अच्छे से, उसके बाद में पेशेंट के टेम्परेचर, पल्स और बीपी लेंगे, और उसको हर 10 मिनट में आप रिकॉर्ड में दर्ज करोगे। उसके साथ पेशेंट को जो भी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसके दवाइयाँ लिखी गई हैं और जो भी फ्लूइड दिखा गया है उसको प्रॉपर रूप से आप अप्लाई करोगे। और जब ड्रग देते टाइम 5R है उसको विशेष रूप से आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में देखेंगे कि आउटपुट इनपुट चार्ट है उसको टाइम टू टाइम और अच्छे तरीके से आप मेंटेन करोगे। पेशेंट को आप एडवाइस दोगे कि वो अधिक से अधिक है वो फ्लूइड इंक्रेज करोगे उसको लेने के लिए, और पेशेंट को बताओगे कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह है उससे बचने के लिए वो फाइबर डाइट ले, सेमी सॉलिड और लिक्विड डाइट वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार के लिए ले। उसके साथ में पेशेंट को जो भी मेडिकेशन है उसको प्रॉपर रूप से आप बताते रहेंगे कि मेडिकेशन उसको कैसे लेनी है। तो उसके लिए आप बिल्कुल उसको अच्छे तरीके से हेल्थ एजुकेशन दोगे। पेशेंट के लिए प्रॉपर बेड मेकिंग करते हैं, पेशेंट को हर 1 से 2 घंटे बाद पोजीशन है वो चेंज करते रहते हैं ताकि पेशेंट को बेड सोर वगैरह है वो ना हो। और अगर पेशेंट को ऐसी कोई चीफ कंप्लेंट है तो आप ड्यूटी डॉक्टर को तुरंत है वो संपर्क है करते हैं। इसके साथ पेशेंट को बताते हैं कि जब पेशेंट है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो इस दौरान पेशेंट को आप कहोगे कि वो सीट्स बाथ है वो ज़रूर लें। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीट्स बाथ एक टब या जिसको बोलें एक छोटा टब होता है, चाहे वो प्लास्टिक का हो सकता है या मेटल का। उसके अंदर क्या होता है कि आपको गुनगुना पानी लेना होता है, और गुनगुने पानी के अंदर उससे 3 से 4 ढक्कन बीटाडीन के डालने होते हैं, और उसमें आपको जो एनल एरिया था उस एरिया को उसके अंदर डिप करना होता है 5 to 10 मिनट। और जब 5 to 10 मिनट तक आप उसको डिप करते हैं तो इसको ही सीट्स बाथ है वो कहते हैं। तो जो एनल एरिया के जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें सीट्स बात करने के लिए बोला जाता है। तो उसको आप अच्छे तरीके से क्या टेक्निक रहने वाली है सीट्स बात की, और उसमें कौन सी मेडिसिन आपको यूज करनी है, कितने टाइम तक, और पानी का टेम्परेचर लगभग क्या होना चाहिए, इसके लिए आप पेशेंट को अच्छे तरीके से हेल्थ एजुकेशन है वो देते हैं। तो कैसा लगा आज का टॉपिक आपको स्टूडेंट्स? जब तक हम नया टॉपिक लेकर आएँ तब तक हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। टेक केयर एंड बाय बाय।